यस, तो आगे बात करें। लॉग पे बात करनी है ना हमें आज। क्वेश्चन नंबर बोलो। वो तो अभी पढ़ाऊंगा ना, रियल नॉमिनल रेट तो अभी पढ़ाऊंगा। पढ़ाई कहाँ है, हम तो CI कर रहे हैं अभी तक। इतने टाइम से CI खेल रहे हैं। डन, आज शुरू हो जाएगी ना, आज पढ़ाऊंगा ना क्या इसको। चार दिन, 4 दिन खत्म। यस बेटा, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर, आगे तो सारा कॉन्सेप्ट वही है, बस लॉग वाला पॉइंट है। कॉन्सेप्ट सारा वही है, लॉग वाला पॉइंट है। तो लॉग निकालना सीखना है हमें, लॉग निकालना सीखना है। पर उसके लिए मुझे टेबल चाहिए कि सबके पास। आपको लॉग, जो आप लॉग बोल रहे हैं ना, आपके वो लॉग नहीं आएगा, टेबल वाला लॉग नहीं आएगा। आपके तो प्रॉपर्टीज आएगा लॉग का। आई एम नॉट taking discussion, doing discussion on log properties right now. चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिएगा। इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किस केस में? मैंने आपको एक चीज बोला था कि बैंक में आप FD करवाने जा रहे हैं या लोन लेने जा रहे हैं। मेनली हम FD की बात कर रहे थे। बैंक में आप FD करने जा रहे हैं, एक बैंक ने आपको ऑफर दिया 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और दूसरे बैंक ने आपको ऑफर दिया ना 8.875% कंपाउंडेड क्वार्टरली। आपको कौन सा बेटर लग रहा है? आपको कौन सा बेटर लग रहा है? सर देख के तो पता नहीं चल सकता कि कौन सा बेटर है, क्योंकि एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है लेकिन उसका कंपाउंडिंग पीरियड ज्यादा है। कंपाउंडिंग पीरियड जितना ज्यादा होता है उतना ही बेनिफिशियल होता है, लेकिन कंपाउंडिंग पीरियड ज्यादा करने के साथ उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया। यदि मैं सिंपल सिमिलर पॉइंट पे जाता हूं तो मैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रेफर करता हूं। यदि कंपाउंडिंग पीरियड सेम है तो ऑलवेज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रेफरेबल। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है देन नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड जहां ज्यादा होंगे वो प्रेफरेबल। लेकिन यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफरेंट है और कंपाउंडिंग पीरियड भी डिफरेंट है तो वहां हमें यह सोचना पड़ता है कि कौन सा बेटर ऑप्शन है। उस बेटर ऑप्शन को पिक करने का तरीका है कि आप उन सभी केसेस में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो आपका एक एनुअलाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाता है आफ्टर कंसीडरिंग दैट कंपाउंडिंग पीरियड। किसी का क्वार्टरली कंपाउंडिंग पीरियड है, किसी का हाफ ईयरली है, वो उसको कंसीडर करके रेट को एनुअल कन्वर्ट कर देता है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है 1 + i⁻n-1। आई जब भी ले रहे हैं तो आई के नीचे आपको क्या लगाना है? 100 लगाना है। लिखने की आदत इसलिए नहीं होगी, परसेंटेज जब भी होती है 100 नीचे आता है। ये इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला हो गया आपका 1 + i/100n-1। इसमें n आपका आता है जितना भी कंपाउंडिंग पीरियड इन 1 ईयर। 1 ईयर पे कैलकुलेशन होती है सारी। एग्जाम्पल है जैसे नॉमिनल रेट इज 5% पर एनम। Nominal rate is 5% per annum compounded monthly.
नॉमिनल रेट इज 5% पर annum कंपाउंडेड मंथली, तो इसका इफेक्टिव रेट बताना है। नॉमिनल रेट कितनी है? 5%। अच्छा, ये नॉमिनल रेट और रियल रेट में क्या फर्क होता है वो भी अभी डिस्कस करेंगे, दो अलग टाइम। रेट ऑफ नॉमिनल रेट का मतलब इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। भेज रहा हूं। नॉमिनल रेट, रियल रेट। यहां नॉमिनल रेट का मतलब है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर annum रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको बैंक ऑफर करती है। लेकिन क्या एक्चुअली वही आपका रियल इनकम भी होता है? क्या नॉमिनल रेट ही आपकी रियल इनकम है? तो हम बोलते हैं वो हमारी रियल इनकम नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट आज नहीं मिल रहा है, आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद मिल रहा है। और ड्यू टू इन्फ्लेशन इफेक्टिवली जो मनी आपके पास आती है वो मनी का परचेजिंग पावर कम हो गया रहता है। हमने लास्ट क्लास में अकाउंट्स में भी इस बारे में बात की थी। यदि कोई पेमेंट आज नहीं मिलके फ्यूचर में मिलता है तो फ्यूचर में परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अभी बैंक आपको बोल रहा है आपकी 1 लाख की एफडी पे बैंक 1 साल बाद आपको 10% इंटरेस्ट देगा, 1 साल बाद 10% इंटरेस्ट देगा। 1 साल बाद 10% से कितना हो गया? 10,000। यू विल गेट इंटरेस्ट ऑफ 10,000 आफ्टर 1 ईयर। क्या उस वक्त 10,000 का परचेजिंग पावर 10,000 होगा? नहीं होगा, उसका परचेजिंग पावर कम हो गया रहेगा। अब परचेजिंग पावर कम हो गया तो रियली जो 10,000 आपको मिला वो रियली कितने रुपए के बराबर होगा? हो सकता है उस वक्त के वो 9,000 की वैल्यू के बराबर हो, क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। तो इफेक्टिवली रियली आपकी पॉकेट में कितनी परचेजिंग पावर पहुंची उसे रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। नॉमिनल जो आपको ऑफर की जाती है, रियल जो इफेक्टिवली आपकी जेब में पहुंचती है। तो यहां पे पहले अलग से बता रहा हूं, रियल रेट इज इक्वल टू नॉमिनल रेट। नहीं सर, नॉमिनल रेट रियल रेट के बराबर नहीं होती। नॉमिनल रेट में से क्या माइनस हो जाता है? इन्फ्लेशन माइनस हो जाता है। नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन माइनस होता है तब आपको रियल रेट मिलता है। वन मोर थिंग जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी, रियल रेट में नॉमिनल रेट में से सिर्फ इन्फ्लेशन ही माइनस नहीं होता है, उसमें से टैक्स भी माइनस हो जाता है। किया हमने क्वेश्चन टैक्स वाला, इंटरेस्ट मिल रहा था लेकिन उस इंटरेस्ट में से 20% गवर्नमेंट की जेब में है। नहीं सर, 10% में से 2% तो गवर्नमेंट टैक्स में ले जाती है, मेरी जेब में क्या आएगा? 8%। तो रियल रेट वो कहलाती है जितना एक्चुअली आपकी पॉकेट में पहुंचने वाला है। सो रियल रेट को हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, रियल रेट इज नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्स। अब टैक्स आपके सिलेबस में नहीं है तो टैक्स वाले पार्ट को भूल जाइएगा, टैक्स आपके सिलेबस में नहीं है, टैक्स वाले पार्ट को भूल जाइएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा फॉर्मूला बता देता हूं। नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन और टैक्स माइनस करोगे देन यू विल गेट रियल रेट। आपके टैक्स बोला है कैसे ने? टैक्स आपके कॉन्सेप्ट में नहीं दिया हुआ है। अब मैं ऊपर आता हूं, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट क्या है? से 5% का एनुअल इंटरेस्ट रेट है। क्या एक्चुअली आपको 5% ही मिलेगा पूरे साल में? नहीं, ये 5% आपको 12 इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, मंथली कंपाउंडिंग। तो इफेक्टिवली आपकी जेब में 5% से ज्यादा आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाएगा ना। तो एक्चुअली यदि मैं उस कंपाउंडिंग फैक्टर को इनकॉर्पोरेट कर दूं तो मेरे पूरे ईयर का इफेक्टिव रेट कितना बनता है? उसके लिए फॉर्मूला है 1 + i/100 की पावर n-1, 1 + i/100 पावर 12, क्योंकि कंपाउंडिंग क्या है यहां पे? मंथली, -1। इसे सॉल्व करें, 1.05 की पावर 12 -1। 1.05 का फैक्टर क्वेश्चन में ही आपको निकाल के इन्होंने दे दिया
1.05 की पावर, अब ये 1.05, एक मिनट, पहले तो आई निकालो, 5/12, 5/12 से कितना आता है 0.4, फिर बचेगा 2, 2 बचेगा तो 1, फिर बचेगा 8, 8 बचेगा तो 6, फिर बचेगा अगेन 8 तो 6, यानी 7. इट्स 0.4167 divided by 100 power 12 minus 1. It can be written as 1.004167 की पावर 12 minus 1. और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है, इट इज 1.05116 minus 1, then 0.05116, that is 5.12%. ये कैलकुलेट करके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.004167 की पावर 12 इज इक्वल टू 1.0511, और ये फैक्टर उनको देना पड़ेगा क्योंकि हम ये कैलकुलेट कर नहीं सकते मैन्युअली. कैलकुलेटर होता तो एक बार कैलकुलेट कर सकते थे, मैन्युअली ये पॉसिबल नहीं है, तो इसकी कैलकुलेशन उन्होंने करके दे दी है हमें. और फिर -1 किया, आ रहा है 0.05116, जिसको हम लिख सकते हैं 5.12%. ऑफर कितने का था रेट का 5% का, लेकिन मंथली कंपाउंडिंग होने की वजह से आपको इफेक्टिवली पूरे साल में कितना इंटरेस्ट मिला 5.12%. ऐसे हम सारे ऑप्शंस को इफेक्टिव कन्वर्ट करके ले आएंगे और फिर वहां कंपैरिजन हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन बेटर ऑप्शन है. तो ये इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्लियर है, नॉमिनल रेट और रियल रेट का रिलेशन क्लियर है. एक गिवन होगी, इन्फ्लेशन तो हर वीक कैलकुलेट होता है, गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है इन्फ्लेशन एवरी ईयर. इन्फ्लेशन का रेट गिवन होगा, बोलो मुझे बोलो. इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन लगता नहीं, इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है कॉस्ट के बेसिस पे. कॉस्ट के बेसिस पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है. देखो क्या होता है, इन्फ्लेशन है क्या ये पता है, महंगाई दर का मतलब क्या है, करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाना. परचेजिंग पावर कम हो जाना मतलब नोट के खरीदने की ताकत कम हो जाना. ये कैलकुलेट कैसे करते हैं वो, महंगाई रेट से. महंगाई रेट यानी इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे होता है, इन्फ्लेशन रियल कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूं आपको क्या होता है. जो हमारा डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसने एक बास्केट बनाया हुआ है कमोडिटीज का, जिसमें उसने इंक्लूड किया है फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वीट, राइस, पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये सब हमारी कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं. हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कौन अफेक्ट करता है, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग को क्या क्या अफेक्ट करता है, हम बेसिक नीड्स जितनी भी हमारी, फूड ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गई, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, प्रॉपर्टी नहीं, ये बेसिक नेसेसिटीज है हमारी मेनली. ऐसे उन्होंने एक बास्केट पूरी बनाई है बेसिक नेसेसिटीज की, और उन बेसिक नेसेसिटीज की बास्केट की प्राइस होलसेल मार्केट से उठा के लाते हैं आज की डेट में. गेहूं कितने का, ऑन एन एवरेज गेहूं किस रेट पे आ रहा है होलसेल मार्केट में, ऑन एन एवरेज दालें किस रेट पे आ रही है, ऑन एन एवरेज पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है, आज एटीएफ का रेट क्या चल रहा है, इन सब की रेट्स कैलकुलेट करते हैं. फिर एक हफ्ते बाद इन सब की वापिस रेट कैलकुलेट करते हैं, आज कितनी है, वीक के स्टार्ट में कितनी थी, वीक के एंड में कितनी है. वहां से पता चलता है किसी की प्राइसेस बढ़ी होंगी, किसी की प्राइसेस कम हुई होंगी. उससे कैलकुलेट करते हैं कि 1 वीक में कमोडिटीज की इस पूरी बास्केट की कॉस्ट पहले 100 रुपए थी, अभी 104 रुपए है, मतलब 4% इन्फ्लेशन आ गया. ऐसे कैलकुलेट किया जाता है. फिर 104 हो गया आज, अब फिर नेक्स्ट वीक के एंड में फिर कैलकुलेट किया जाएगा, अब कितना हो गया, कभी कम कभी ज्यादा. इन्फ्लेशन है तो हर वीक वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ आता है. ये इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन किया जाता है. 2 मार्केट से रेटें उठाई जाती हैं, 2 मार्केट से रेट्स उठाए जाते हैं. इन्फ्लेशन 2 तरह का होता है, एक होता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जहां पे वो होलसेल प्राइसेस लेते हैं,
दूसरा होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जहां पे वो रिटेल मार्केट की प्राइसेस उठाते हैं। हमें अल्टीमेटली कौन अफेक्ट करता है? सीपीआई, क्योंकि हमारे लिए कंज्यूमर, हम तो कंजम्पशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो रेट इंपॉर्टेंट है। और कंपनीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए मैटर करती है डब्ल्यूपीआई, होलसेल। तो ये दोनों रेट्स वीकली बेसिस पे गवर्नमेंट डिस्क्लोज करती है, डिक्लेयर करती है कि इस बार इन्फ्लेशन अब कितना हुआ, इस हफ्ते इन्फ्लेशन कितना था, नेक्स्ट वीक क्या था। आरबीआई इस इन्फ्लेशन का एक टारगेट लेके चलती है कि इन्फ्लेशन कितना रहना चाहिए। इंडिया में इन्फ्लेशन रहेगा क्योंकि हम ग्रोइंग कंट्री हैं, जो भी ग्रोइंग कंट्री होती है उनमें हमेशा इन्फ्लेशन होता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज जिन्हें बोलते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां पे इन्फ्लेशन बहुत कम होता है, तो उनकी इकोनॉमी का पैरामीटर इन्फ्लेशन होता ही नहीं है। हमारी इकोनॉमी का पैरामीटर क्या है? हमारी इकोनॉमी किस बेसिस पे जज की जाती है? तो उसमें एक बहुत बड़ा बैरोमीटर है इन्फ्लेशन। डेवलप्ड कंट्री के लिए जब उसकी ग्रोथ का असेसमेंट किया जाता है ना, तो वहां उनके लिए सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है उनका एम्प्लॉयमेंट रेशो। हमारे यहां पे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब आप डेवलप्ड कंट्री हो तो आपके यहां एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्यों, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्यों है? और हमारे लिए इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरबीआई इस इन्फ्लेशन के बेसिस पे लैंडिंग रेट फाइनलाइज करता है। ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है बहुत, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है। अब उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करें? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए दो मेजर है। आपने बोला इन्फ्लेशन आती क्यों है? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, सप्लाई बढ़ा दो। बट सप्लाई बढ़ाना इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे बढ़ाएगी सप्लाई? सप्लाई तो बेसिक नेसेसिटीज की सप्लाई, तो बेसिक नेसेसिटीज की सप्लाई कौन बढ़ाएगा? मैन्युफैक्चरर। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का सप्लाई बढ़ा दो। सप्लाई बढ़ाना हमारे हाथ में है नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में है नहीं। सप्लाई तो मैन्युफैक्चरर बढ़ाएगा। मैन्युफैक्चरर सप्लाई बढ़ाएगा कैसे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा? एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है। तो आरबीआई दूसरा मेजर पिक कर लेती है, सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे सर हम, तो एक काम करो, डिमांड रेस्ट्रिक्ट कर दो। जब डिमांड रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। डिमांड कैसे कम करोगे? कंज्यूमर की डिमांड कम कर दो। कंज्यूमर की डिमांड तो कंज्यूमर के हाथ में है, तो कैसे कम करोगे? ऑल्टरनेटिव से नहीं होगी। कंज्यूमर के हाथ में पैसा कम कर दो, मनी की लिक्विडिटी मार्केट में शॉर्ट कर दो। जब मार्केट में मनी की लिक्विडिटी शॉर्ट हो जाएगी, ऑब्वियसली कंज्यूमर डिमांड कम करेगा। पैसा आता है हाथ में, ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं। पैसा ही मत आने दो ना हाथ में। अब आरबीआई हाथ में लिक्विडिटी कम कैसे करेगी? लोन लेने की कॉस्ट बढ़ा दो, क्योंकि अभी क्या हो गया, हर चीज फाइनेंस पे मिल रही है, कुछ भी कम है लोन ले लो, खरीद लेंगे। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो। अब लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर सोचेगा यार इतने इंटरेस्ट पे तो क्या लेंगे लोन, एक काम करता है अभी थोड़ा सेविंग पे काम कर लेते हैं, सेविंग से खरीदेंगे। तो वो अपनी इनकम को भी खर्च करने की बजाय बचाना शुरू कर देता है, और उस चक्कर में मार्केट में डिमांड कंट्रोल में आने लगती है। और डिमांड कम होने लगती है, उस पीरियड में आप सप्लाई बढ़ा दीजिए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। आरबीआई इस मेजर से चलता है सारा। अभी हमारी इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में है, लेकिन इस मेजर से नेगेटिव इंपैक्ट क्या आता है? इस मेजर से ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि यदि आप लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज को भी लोन महंगा मिलेगा,
और उनको लोन महंगा मिलेगा तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि वो फंड्स कहां से लाएंगे फिर। तो उन्हें बैलेंस करना पड़ता है, ग्रोथ को भी इन्फ्लेशन को। नाउडेज अभी जो लेटेस्ट सिनेरियो है उसमें इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल्स फेस, बिल्कुल आरबीआई के जो टारगेट है उस टारगेट पे आ गई है इन्फ्लेशन डाउन होके, और ग्रोथ भी उतनी ज्यादा डिप्रेस नहीं हुई है कि ग्रोथ भी हम सस्टेनेबली मेंटेन कर पा रहे हैं। तो नाउ अब आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने का ऑप्शन मिल गया कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बजाय कम कर देते हैं। कम करने से थोड़ा सा फ्लो भी चला जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रोथ ब्लास्ट करेगी एकदम से। तो आने वाला 6 महीना आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने वाला है। प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ की जो क्रेडिट पॉलिसी आएगी आरबीआई की, उसमें इंटरेस्ट रेट कम होती हुई दिखनी चाहिए, एटलीस्ट 0.1% या 0.2% तो कम होगी, शायद 10 बेसिस पॉइंट या 20 बेसिस पॉइंट कम होने का चांसेस लग रहा है। ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, मतलब धीरे धीरे इन तरफ जाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को रियल वर्ल्ड की मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन से अवेयर रहना पड़ेगा। और उसका बेटर तरीका ये है कि आप मोबाइल में इंस्टा और व्हाट्सएप के साथ साथ और स्नैपचैट के साथ साथ एक एप्लीकेशन और ऐड कर लें, जिसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो आप एटलीस्ट इकोनॉमिक मार्केट से, इंटरनेशनल नेशनल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन से अवेयर हो जाएंगे। समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, आप यहाँ लेकर आइए, हम डिस्कस करेंगे उस पॉइंट पे। जैसे आज बात चली तो हमने इन्फ्लेशन और सीपीआई डब्ल्यूपीआई जैसा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया। मतलब आप कभी सुनोगे तो एकदम पता चलेगा, हाँ यार ये तो वही इन्फ्लेशन रेट है जो इंडस्ट्री डिक्लेयर, मतलब गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, वीकली आती है ये रेट। ठीक है, एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, कोई भी ले लीजिए। मनी कंट्रोल डाल लो एंड डीएनए डाल लो। डीएनए सबसे बेस्ट है। डीएनए में आपको न्यूज़ भी सारे मिल जाएंगे और सब कुछ मिल जाएगा। डीएनए रख लो। कौन सा? काइट? हाँ, वो स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट के लिए है। ये वाली जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मनी कंट्रोल है, इसमें आपको इकोनॉमिक न्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। मनी कंट्रोल में इकोनॉमिक न्यूज़ सारे मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, अंदर नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं देखना है, नोटिफिकेशन ऑन रखना। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है बस उसे पढ़ लो, टाइम नहीं चाहिए। तो सबके नोटिफिकेशन पढ़ते, मनी कंट्रोल के भी पढ़ना। अब वो नोटिफिकेशन पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी क्या हो रहा है। किसी के पास भी कोई पॉइंट हो, क्लास में आइए, 2 मिनट 5 मिनट का डिस्कशन हो जाएगा। मैं तो अपडेट रहता ही हूँ, टाइम मिला तो हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सब्जेक्ट में हम जा रहे हैं ना, हमें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी। लाइक अभी सबसे बड़ा इवेंट आने वाला है, ईयर का सबसे बड़ा इवेंट आने वाला है, फाइनेंस बजट आ रहा है इंडिया का जुलाई में, 25 जुलाई शायद डेट आया है। वो फाइनेंस बजट अपने आप में, नॉर्मली हम फाइनेंस बजट के दिन हम क्लासेस ही नहीं रखते, तो पूरा 2 घंटे 1.5 घंटे का स्पीच रहता है। उस स्पीच से कुछ नहीं होता। उसके बाद जो उसका फाइन प्रिंट आता है, किस पे क्या इंपैक्ट आया, कौन सी कंपनी के लिए बेटर है, टैक्स में क्या चेंजेस आए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कितना, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, कैट कितना डिसाइड हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, हम इंडस्ट्रीज के लिए, सबके लिए बड़ा इवेंट होगी। यहीं सारा कुछ डिसाइड होगा जो साल भर आपको झेलना पड़ेगा। और न्यूज़पेपर भर के आता है ना, कुछ नहीं मिला, लोन की आपकी ईएमआई कम नहीं होगी, ये होगा वो होगा, वो सारा बकवास। वो एक हिंदी न्यूज़पेपर्स ये सब जो लिखते हैं ना, ये सिर्फ हवाबाजी में लिख देते हैं, 100 रुपये आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। रियल रेट, नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। इसी के साथ ये हमारा 14.2 यूनिट पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। एंड जीपी वाला क्या है बेटा? कौन सा? एक मिनट, एक एक करके आप। जीपी क्या? जीपी मैं समझ नहीं रहा हूं क्या ना। अरे हाँ हाँ हाँ, एपी जीपी वाले क्वेश्चंस है ना, उसके लिए अभी छोड़ देना उन क्वेश्चंस। इंस्टॉलमेंट वाले, अरे उसमें वो फॉर्मूला वाला लगेगा ना जीपी। हाँ तो उसके लिए जीपी सीखना पड़ेगा ना, तो आपकी जीपी की क्लास शुरू होने वाली है ना, हो जाएगी आपके एग्जाम से पहले, जीपी समझ में आ जाएगा।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगेगा और फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लग के उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है कि इन्फिनाइट तक भी जा रहे हैं तो जीपी में उसका क्या कैलकुलेशन होता है। आपका तो एन टर्म वाला ये है, हाँ एन टर्म वाला ही है, एन टर्म वाला है, तो उसमें जीपी का फॉर्मूला लगेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और वो पूरा पढ़ लोगे तो उसके बाद हो जाएगा। अभी उस पार्ट को रोक लेना। फाइनेंशियल मैथ्स में हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, दैट इज एन्यूटी, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी का कॉन्सेप्ट बचता है, आप सीए की क्लास में पढ़ लिया था आपने, वही वाला एन्यूटी। एन्यूटी का कॉन्सेप्ट बचता है तो अच्छा है, और ये एन्यूटी एज इट इज जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं ना, इसका नेक्स्ट वर्जन 12th में आएगा। तो एक इनिशियल पार्ट यहाँ पढ़ रहे हैं और फिर इसका अपग्रेडेड पार्ट 12th में कंटिन्यू करेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ये तो CISI के क्वेश्चंस थे, जिनमें देखो आप लोगों का प्रॉब्लम वही है, आपकी मेन प्रॉब्लम सारे क्वेश्चंस में क्या थी, लैंग्वेज फिर समझ जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अटकता कहाँ जाके हम, कैलकुलेशन में। बाकी तो कुछ है नहीं क्वेश्चंस में करने के लिए। एन्यूटी ये अच्छा पॉइंट है, इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे।